चलिए, तो क्लास का तो समझ में ये आ रहा है कि एक प्रॉपर तरीके से अब आपकी 2 घंटे की जीएस वाला सेक्शन होगा, आपका एसएसटी वाला सेक्शन जो है, और बाकी हिंदी चलेगा एक, और एक और अगर चलता है तो ठीक, नहीं तो 3 घंटे की एक प्रॉपर क्लासेस होगी, जिसमें से पहली क्लास आपकी हिंदी होगी, जिसमें जैसा भी आप पढ़ रहे थे। उसके बाद जब आप अलग होंगे तो आपकी 2 एसएसटी की क्लास चलेगी, उसमें से एक होगा ज्योग्राफी का और एक होगा हिस्ट्री का। 3 क्लासेस आपकी प्रॉपर चलेगी। एग्री? तो आज हिस्ट्री नहीं होगा, कल से हिस्ट्री होगा। ठीक। और ये जो पैटर्न बदल रहा है, ये आप अपने फेवर में मान रहे हैं कि इसको अपने खिलाफ मान रहे हैं? फेवर में है। क्यों? क्योंकि एसएसटी वालों को इतना अच्छा स्कोरिंग मिल रहा है, सब्जेक्टिव वाला सेक्शन जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ये आपका सेक्शन है, आपने इसे पढ़ा है कभी अच्छे से? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी रखता है या हटाता है? क्या करेगा वो? वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, क्योंकि वैसे पुराने पैटर्न में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी था, लेकिन अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स कटे हुए थे। जैसे पहला चैप्टर नहीं है उसमें अवस्थिति विस्तार, दूसरा चैप्टर भौतिक विभाजन दिया हुआ है, तीसरा अपवाह तंत्र नहीं दिया हुआ है, चौथा जलवायु दिया हुआ है, पांचवा वनस्पति दिया हुआ है, छठवां मिट्टी नहीं दिया हुआ है, हरित क्रांति दी है, श्वेत और नीली क्रांति नहीं दी हुई थी, खनिज नहीं दिया हुआ है, ऊर्जा नहीं दिया हुआ है, उद्योग दिया हुआ है, परिवहन नहीं दिया हुआ है, फसल नहीं दिया हुआ है, और मानव संसाधन दिया हुआ है। ये इतने, मतलब मान लीजिए कि अगर 10 12 13 टॉपिक्स हैं तो उसमें 6 7 टॉपिक है, या ये कहूँ कि 18 टॉपिक अगर होते हैं भूगोल में तो उसमें 9 टॉपिक दिया हुआ है, बाकी 9 टॉपिक नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा, और आपको पढ़ना भी सिर्फ वो 8 9 ही टॉपिक पढ़ना पड़ता था जो कि सिलेबस में मेंशन है। तो अब क्या करें बताइए? पूरा पढ़ लें, क्योंकि जिस हिसाब से वेटेज बढ़ रहा है तो पूरा सिलेबस में पूरा ऐड करेगा, मतलब भूगोल मतलब कंप्लीट भूगोल। ये क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है, हम रिस्क नहीं ले सकते ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ने का। और रही बात वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी सेक्शन है सिलेबस में, अगर उसको रखता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ना, देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी इससे पहले? उस समय पढ़े होंगे आप, थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो अगर पूरा सिलेबस अगर स्पेसिफाइड तरीके से अगर मेंशन करता है कि ये सिलेबस में है तो हम उसको पढ़ लेंगे। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलेगा तो फिर एक थोड़ा सा एक रहेगा कि उसमें हम अपने हिसाब से देखते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए फिर। तो वर्ल्ड स्टार्ट ना करके फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं, जिसमें से हम शुरुआत से पढ़ते हैं और अंत तक पढ़ेंगे पूरा। वो पूरा सेक्शन जो हम नॉर्मली व्यापम और पीएससी लेवल पे हम पढ़ते हैं, और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरा। एग्री? ठीक है। कोई संशय, कोई डाउट? एक विषय स्टार्ट करते हैं और विषय को कंप्लीट करते हैं, ताकि विषय के हिसाब से आपका तैयारी होती रहे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। अब अगर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी को मोटे मोटे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक भौतिक भूगोल, हेडिंग डालिएगा एक भौतिक भूगोल, एक लिखिएगा सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, और तीसरा लिखिएगा आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि वेटेज ज्यादा है तो आपको थोड़ा अपनी सिंसियरिटी भी ज्यादा दिखानी पड़ेगी। अब आपकी थोड़ी मोटी लापरवाही भी बिल्कुल आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, सिंसियरिटी के साथ पूरा लिखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, प्रॉपर टेस्ट होगा, टेस्ट भी देंगे, और क्लास को रेगुलर भी अटेंड करेंगे आप। लिखेंगे मैडम? थोड़ा सा लिख रहे हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं? तो सबसे पहला लिखिएगा अवस्थिति और विस्तार। इंग्लिश मीडियम क्या? लिखिएगा फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। 3 सेक्शन हो गए। इसमें अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, अवस्थिति एवं विस्तार। उसके बाद अगला लिखिएगा भूगर्भिक संरचना,
भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद अगला बता दीजिएगा भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो प्रॉपर आपको इंग्लिश मीडियम को नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। भौतिक विभाजन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर लिखेगा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ रहे हैं। अपवाह तंत्र के बाद अगला लिखिएगा जलवायु, भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। उसके बाद अगला लिखिएगा वनस्पति, वेजिटेशन, वनस्पति वेजिटेशन। और उसके बाद लिखिएगा मृदा, इंडियन सॉइल। ठीक, तो ये है आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत मेन टॉपिक, जिसके अंतर्गत आप अवस्थिति विस्तार पढ़ेंगे, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी। ये पूरे सेक्शन होंगे आपके किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मतलब अब आप पूरा पढ़ेंगे, वो नहीं कि आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे जैसे कि पुराने सिलेबस में दिया हुआ था। इसके अलावा सामाजिक भूगोल की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे माइग्रेशन, यानी कि प्रवास, माइग्रेशन, प्रवास। और इसके अलावा आप पढ़ेंगे जनगणना, जनगणना 2011, सेंसस 2011, जनगणना 2011। और जब आप बात करते हैं किसकी? आर्थिक भूगोल की, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन, आपके मिनरल्स वाले सेक्शन। फिर आप बताइएगा ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन। फिर उसके बाद उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में, फसल, टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के बारे में। उसके बाद अगला लिखिएगा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। भूगोल के अंतर्गत ये मोटा मोटा सा सेक्शन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे सब सेक्शन होंगे, बाद में देखेंगे। तो खनिज, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से फसल और परिवहन, ये आपका सेक्शन होगा किसके अंतर्गत? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। एग्री? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज फिजिकल ज्योग्राफी का कौन सा? लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, अवस्थिति एवं विस्तार। हेडिंग डालिएगा अवस्थिति एवं विस्तार, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इससे पहले भी कुछ पढ़ा होगा आपने? इससे पहले पढ़ा है अच्छे से? नहीं? आप थोड़ा बहुत इधर क्वालिफाई हो गया? क्वालिफाई नहीं? हाँ हाँ, टेट इस बार, इस बार वाली पुराने वाले? 2-3 बार निकल गया है, 2-3 बार। चलिए, तो ठीक है, तो पढ़ा ही होगा फिर, मतलब अगर निकला है तो फिर पढ़ा ही होगा। तो अगर आप पढ़े हैं तो मैं आपको एक अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा। कोशिश ये है कि इस बार आप एसएसटी अगर 65-70 नंबर का है तो क्वेश्चंस इजी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और सीजी टेट के क्वेश्चंस पुराने तो आप देख ही लिए कि अब पैटर्न वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा टीचर्स का। अब टीचर के लेवल थोड़े से हाई हो गए। सीजी टेट के पेपर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का पेपर अब कैसे आ सकता है। तो अभी क्वेश्चंस की तो मैं बात नहीं करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भूगोल से कितने आएंगे मैं अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, बट ये मान के चलिए कि अच्छा खासा वेटेज होगा ज्योग्राफी का। तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे, और प्रॉपर हर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम प्रॉपर टेस्ट लेंगे थोड़े से डिफरेंट लेवल पे। क्वेश्चंस की प्रकृति थोड़ी टफ होगी, और आपको तैयार करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि आप अच्छे लेवल पे तैयार हो, ताकि पेपर किस प्रकृति से पूछेगा, टफ पूछेगा, कथन कारण के क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेगा, डजंट मैटर, तैयारी ऐसी रहेगी कि आप हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। हाँ, तो छत्तीसगढ़ भूगोल अलग से कि कंप्लीट?
हाँ, छत्तीसगढ़ का भी पूरा सेक्शन होगा। और इसी में जो एसएसटी है उसमें छत्तीसगढ़ का भी होगा 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 ना। अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि बात अगर एसएसटी की है तो छत्तीसगढ़ का सेक्शन तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहकर अगर छत्तीसगढ़ का सेक्शन नहीं रहेगा तो ये कोई ऐसा सिलेबस आज तक नहीं बना है जिसमें छत्तीसगढ़ का सेक्शन ना हो, मेरे हिसाब से। तो जो एसएसटी वाला जो सेक्शन है आपका, जो 65 से 70 नंबर का बोला जा रहा है, क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड होगा, पूरा छत्तीसगढ़। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ये जो इंडियन जीएस वाले सेक्शन, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ जीएस वाला भी सेक्शन रहेगा। ठीक, अभी सिर्फ हवा में बातें हो रही है, सिलेबस आएगा तो फिर प्रमाण के साथ बात कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, पूछेगा ही पूछेगा छत्तीसगढ़ के। जैसे मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, कोई विषय जब स्टार्ट होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में पूरी छत्तीसगढ़ का सेक्शन एक ही टीचर पढ़ाएगा आपको। जैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ छत्तीसगढ़ की भूगोल ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है वो छत्तीसगढ़ वाले टीचर आएंगे। कोई एक टीचर होगा जो पूरा छत्तीसगढ़ का सेक्शन कवर करेगा, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ की पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जनजाति वगैरह जो है वो एक ही टीचर पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ पढ़ाएगा। अब रही बात वेटेज की, तो ये मान के चलिए 10 नंबर का छत्तीसगढ़ होगा पूरे सेक्शन में, 10 नंबर का या 15 नंबर का, यही वेटेज होगा। 65 का है तो 15 नंबर ये होगा, तो बाकी 40 नंबर हमारा, 50 नंबर हमारा होगा। ठीक है, तो बात करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक सिलेबस आएगा नहीं तब तक हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे। एक मोटा मोटा अंदाजा है कि आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा, बस ये है कि इनके क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, वेटेज जो विषय का था वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बाकी रहेगा तो सब कुछ। हाँ, बस ये है कि जो प्रॉपर पूरा भूगोल नहीं पढ़ते थे, जो आप आधा आधा पढ़ते थे, वो अब आपका हो जाएगा कंप्लीट। पॉलिटी में भी ऐसे ही होता था, पॉलिटी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स होते थे और बहुत सारे नहीं होते थे, अब आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में भी शायद ऐसे ही होता था, अलग अलग कुछ कुछ टॉपिक होते थे, बाकी तो अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में भी ऐसे ही होता था, कुछ टॉपिक है तो कुछ नहीं है, अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बच्चे मेरे से हमेशा दुखी होकर बोलते थे, सर हम परियोजनाएं पढ़ रहे हैं लेकिन परियोजना के लिए नदी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जब नदी नहीं पढ़े तो नदी घाटी परियोजना ही होती है, तो नदी सिलेबस में नहीं है लेकिन परियोजना पढ़ना पड़ रहा है, तो वो दिक्कत। सर आप मिट्टी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा सेक्शन है मिट्टी, वो आपका छूट जाता है। अवस्थिति विस्तार नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक सा भागीरथ के जो स्ट्रक्चर है, जो अक्षांश देशांतर है, वही नहीं समझ में आता था बच्चों को। फिर क्या बोलते हैं, खनिज ऊर्जा नहीं पढ़ते थे लेकिन उद्योग पढ़ते थे। उद्योग पूरा का पूरा निर्भर करता है किस पर? खनिज पर। अब जब खनिज ही नहीं पढ़े हैं, उनको पता ही नहीं कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री पढ़ना है उनको। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, इसके अलावा पूरी फसल क्रॉप्स नहीं होती थी, फसल सिलेबस में नहीं होता था, तो वो भी दुखी होते थे, सर फसल के बारे में पढ़ ही नहीं रहे। तो एक प्रॉब्लम होता था बच्चों को कि जो आपका जो सिलेबस होता था, उस सिलेबस पे सिर्फ आप शिक्षक भर्ती तैयारी कर पाते थे और बाकी एग्जाम नहीं कर पाते थे। शिक्षक भर्ती से हटके कोई एग्जाम देना चाहोगे तो आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। आपका सिलेबस ने सिर्फ आपको शिक्षक भर्ती तक ही लिमिटेड कर दिया था। अच्छा ये भी था कि आप इतना मत पढ़िए, आप इतना पढ़कर भी शिक्षक भर्ती दोगे तो भी आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सोचो तो आपको अच्छा लगेगा कि वो आपके लिए सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरा पढ़ने की डिमांड नहीं रख रहा है, वो इतना ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इसी से आएंगे। हालांकि आते उससे नहीं थे, ये भी दिक्कत थी। नदी के क्वेश्चंस होते थे जबकि नदी अपवाद सिलेबस में ही नहीं था, ये सब प्रॉब्लम होती थी। अब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब आपको बोल रहा है पूरा पढ़ो और मैं कहीं से भी पूछूंगा, अब खासकर एसएसटी वाला सेक्शन, तो ये आपको करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, पूरा पढ़ने में डर किस बात का? पूरा पढ़ना तो और अच्छा है, अधूरी नॉलेज से अच्छा ये है कि पूरा नॉलेज होना। तो अब आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा कि अब आप एक अच्छे नॉलेज के साथ तैयारी करेंगे और अब आप न केवल इस एग्जाम के लिए बल्कि आप हर एग्जाम के लिए तैयार है। मतलब इस लेवल पे तैयार होने के बाद अब आप किसी भी एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं। एक ही एग्जाम के लिए बंधे हैं क्या? कोई और एग्जाम नहीं देना चाहेंगे? कोई हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी आती है तो क्या नहीं देना चाहेंगे अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड है तो? नहीं, मूड नहीं है कोई और देने का? मूड नहीं है, सिर्फ शिक्षक ही बनेंगे? ठीक है, जैसी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल फोकस यही है तो हाँ, नहीं, एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है ना, उसको कई एग्जाम देने चाहिए, एक ही एग्जाम के पीछे नहीं रहने का। आप मेन टारगेट इसको रखिएगा, लेकिन अगर कोई वैकेंसी आती है, आपकी तैयारी है तो जरूर दे, मैं ये कह रहा हूं। खैर छोड़िए,
तो भारत की अवस्थिति विस्तार में देखिए सबसे पहले यहां पर दो चीजें बताई गई है, अवस्थिति मतलब लोकेशन, और विस्तार जिसको कहते हैं एक्सपेंशन। यहां पर दो चीजें पूछ रही है, भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार। जब भी हम लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन के लिए दो रेखाएं बहुत जरूरी होती है। एक होता है कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा जिसको आप लैटिट्यूड कहते हैं, और एक होता है देशांतर रेखा जिसको आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो एक क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, और एक को क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो भी रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची जा रही है, जो भी रेखाएं क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टल, जो भी लाइनें हॉरिजॉन्टल खींची जा रही है, क्षैतिज खींची जा रही है, उसको कौन सी रेखा बोली जाती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो भी रेखा कैसे खींची जा रही है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या कहेंगे इसको, बोलिए ऊर्ध्वाधर, या ऊपर से नीचे जो बोले आप, जो ऊर्ध्वाधर खींची जा रही है उसको कहते हैं कौन सी रेखा, देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन या लॉन्गिट्यूड। तो एक हो गई आपकी लैटिट्यूड, और ये जो खड़ी लाइन खींची जा रही है, वर्टिकल लाइन खींची जा रही है, उसको बोलते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड है और ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे द्वारा खींची गई एक कैसी रेखा है, इसको कहिएगा काल्पनिक रेखा, यानी कि इमेजिनरी लाइन। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जहां पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काटने को बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। एक दूसरे को क्या करना, प्रतिच्छेद करना, मतलब इंटरसेक्ट करना। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही क्या बोला जाता है, लोकेशन। तो लोकेशन की परिभाषा में आप क्या लिखिएगा, उसे कहते हैं क्या, लोकेशन, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन, बोलिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, लोकेशन। अब देखिए, अगर एक परिभाषा अगर मैं लिख दूं यहां पर, परिभाषा किसकी, वो भी बोलिए लोकेशन की। तो लोकेशन की परिभाषा लिखिएगा कि अक्षांश और देशांतर, लिख लीजिएगा, अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइन होती है, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जिनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लोकेशन यानी कि अवस्थिति। लोकेशन यानी कि क्या कहलाएगा, अवस्थिति। एग्री, बोलिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक, बोलिए यार, थोड़ा सा आप टीचर बनने जा रहे हैं, बोलो। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती है, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, आपका लोकेशन। यार एक बात बताइए, आपने कभी भी व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन शेयर किया है, चलो बताओ, कभी भेजे? पहले तो बताओ भेजे क्यों, गलत बात है ना, किसी को लोकेशन नहीं बताना अपना, क्या आप कहाँ हो। ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए आइए, तो जब आपने व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर किया होगा तो बताइए आपने क्या भेजा सामने वाले को कि उसको पता चल गया आपका लोकेशन यही है, जिसमें क्या, बिल्कुल, व्हाट्सएप पे आपने क्या भेजा सामने वाले को, एक लैटिट्यूड लाइन और एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन भेजा। मतलब आपने सामने वाले क्या भेजा, एक अक्षांश भेजी और एक देशांतर भेजा। मतलब एक अक्षांश यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और एक देशांतर यानी वर्टिकल लाइन भेजी, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही तो है आपका लोकेशन। बात समझ में आ रही है? मैं आपको ये भी बता दूं कि आप पृथ्वी पर सिर्फ एक क्या हो, एक डॉट हो। अगर आप पृथ्वी पर अपने आप को देखोगे तो सिवाय आप एक बिंदु के और कुछ भी नहीं, और आप अगर एक बिंदु हो तो आपका एक ही लैटिट्यूड होगा और एक ही क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। तो आप जिस जगह पर खड़े हो वो किसी एक लैटिट्यूड और किसी एक लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बात जब किसकी करें, पूरे भारत की जब बात करेंगे तो भारत कोई एक बिंदु नहीं है, भारत का अपना पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है। यानी कि भारत का अपना एक क्या है, भौगोलिक विस्तार।
भारत का अपना पूरा क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, यानी भौगोलिक विस्तार है, जहां पर भारत में एक अक्षांश नहीं बल्कि भारत में ऐसे कई सारे लैटिट्यूड क्या करे जाएंगे, खींचे जाएंगे। तो अब आप देखिएगा भारत में दक्षिण से लेकर कहां तक, उत्तर तक, कहां से, दक्षिण से लेकर उत्तर के जो ये विस्तार है, इसको कौन सा विस्तार कहेंगे, ये लाइनें कौन सी है, लैटिट्यूड है, तो इसको विस्तार को, इस एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। तो दक्षिण से उत्तर का विस्तार कौन सा विस्तार कहलाएगा, ये अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आप विस्तार देखेंगे, विस्तार एक नहीं बल्कि विस्तार दो तरीकों से होता है, एक अक्षांशीय और एक क्या बताएंगे, देशांतरी विस्तार। अब सवाल यह है कि अगर आप ये पूछते हो कि सर आप दक्षिण से उत्तर का विस्तार क्यों बोल रहे हो, उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड जो सेंटर पे खींचा गया अक्षांश है, जो सेंटर पे मैंने लाइन खींची वो कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश। अब आप 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हो तो 0 से ऊपर आओगे तो पहले क्या आएगा, दक्षिण, फिर क्या आएगा, उत्तर। तो जो आपका विस्तार होगा वो दक्षिण से उत्तर का विस्तार होगा, ना कि उत्तर से दक्षिण का। डिपेंड करता है कि आप जा कहां से रहे हो, आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हो कि उत्तर से दक्षिण आ रहे हो, बताइए कहां से जा रहे हो। आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हो तो ये विस्तार दक्षिण से उत्तर का होगा, बात समझ में आ रही है। अब देशांतर की बात करूं तो ये देखिए, एक देशांतर होगा भारत के लिए कि कई सारे लॉन्गिट्यूड होंगे, चलो बताओ, बहुत सारी देशांतर रेखाएं होंगी। तो आप जा कहां से रहे हो, आप इस तरफ 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जा रहे हो। यहां पर ये जो देशांतर खींचा था इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पढ़ेंगे सब बताऊंगा। तो अब आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कहां जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा बताइए, पश्चिम, उसके बाद क्या आएगा, पूर्व। यानी जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो पश्चिम से पूर्व के इस विस्तार को, जो देशांतरों का विस्तार है, उसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, देशांतरीय विस्तार कहेंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो आपने बतानी है भारत की अवस्थिति की, भारत कहां पर लोकेटेड है, और जब आप भारत के लोकेशन को बता देंगे कि भारत यहां पर है, उसके बाद आप बताएंगे भारत का विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताता है भारत कितना, बोलो भारत कितना, ना लंबा है, और देशांतरी विस्तार बताता है भारत कितना चौड़ाई में यानी विड्थ में फैला हुआ है। तो उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये कैसे पता चलेगा, उसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से। एग्री, हाँ ठीक है। तो विस्तार में दो चीजें पढ़ेंगे, एक अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, ये कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, और एक देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे कि भारत पश्चिम में कहां से लेकर भारत पूर्व में कहां तक फैला हुआ है। लेकिन इन सब से पहले आपको यह पता होना चाहिए, मैंने अक्षांशीय विस्तार बोला, मैंने देशांतरी विस्तार बोला, मैंने अक्षांश रेखा बोली, मैंने देशांतर रेखा बोली, इन सब में अक्षांश और देशांतर है क्या, क्या है लैटिट्यूड और क्या है लॉन्गिट्यूड, चलो बताओ। इमेजिनरी लाइन आप यही बताएंगे। मैं अगर नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछूं कि बताइए अर्थ में नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, तो क्या बताओगे, 360, गलत। हाँ, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन अर्थ, 180, गलत। बताइए और गलत हो जाइए। हाँ 179, ये भी गलत। बिल्कुल 181, मतलब आपने 4 बार जवाब दिया जिसमें चौथी बार सही निकला। अब देशांतरों की संख्या, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, गलत, 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 बोलो और गलत हो जाओ। अरे वाह सर, मैंने 4 ऑप्शन दिया, कहां जिनमें से कोई नहीं, फालतू बात कर रहे हो, गलत, गलत। सॉरी 360, क्या बोलेंगे आप, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360, ठीक है। तो हमें तैयारी करना क्यों जरूरी है, बात समझ में आ रहा है। और कितना पढ़ना है, ये मत सोचिए कि मुझे कुछ पता है, ये सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मैं अब 0 to 100 तक का सफर तय करने वाले हैं, बॉटम टू टॉप, पूरा कंप्लीट भूगोल अब पढ़ने वाले हैं। कहां पढ़े थे इससे पहले, सीजी टेट कहां पढ़े थे, वही भूगोल कहां पढ़े थे, अरे सीजी टेट कहां पढ़े थे, सेल्फ स्टडी, हाँ हाँ
कोचिंग यूट्यूब से, हाँ मैडम ठीक है। अब वक्त आ गया है कि यूट्यूब से बाहर आइए और प्रत्यक्ष तौर पे पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कि जब इंटरेक्शन होता है ना तब वो चीजें लंबे समय तक ब्रेन में रहती है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं दिल्ली में था, यूट्यूब का मैं बता दूं कि यूट्यूब अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन बात अगर कंसिस्टेंसी की तैयारी की हो, लगातार पढ़ने की हो, तो जहां दबाव नहीं वहां कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली में था तो विकास दिव्य कीर्ति सर, नाम तो सुना ही होगा, उनकी क्लास के लिए मैं 1 घंटा पहले आकर बैठता था, क्योंकि 700 लोगों की स्ट्रेंथ में अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो मैं कहां बैठूंगा, पीछे। और मैं पीछे प्रोजेक्टर से देखने के लिए नहीं गया था दिल्ली, मुझे सामने बैठना था, तो मैं 1 घंटे पहले आके सामने बैठता था, ऐसी सामने, और वो यहाँ खड़े होकर पढ़ाते थे। और आज उनका उनका 1 घंटे का वीडियो भी आता है तो फिर मैं उसको देखता नहीं हूं, क्यों? क्योंकि यूट्यूब में है ना, मैं बाद में देख लूंगा ना, और वो बात कभी नहीं आती। बात समझ में आ रही? जब प्रेशर होता है तब पढ़ाई होती है, तो जब आप आते हैं एक प्रेशर के साथ पढ़ते हैं तो तैयारी होती है। यूट्यूब में कोई प्रेशर नहीं। हाँ, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर वहां कोई नहीं होता। आज आप पढ़ो ना पढ़ो, परसों पढ़ लो, नरसों पढ़ लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप नहीं आते हैं तो अपने आप को कुछ छूटता हुआ पाओगे, अपने आप को कुछ लोगों के बीच में पीछे होता पाओगे। जब टेस्ट लिया जाएगा, क्लास में नंबर कम आएंगे तो आपको एहसास होगा कि नंबर कम आ रहा है। वो सारी चीजें आपको पढ़ने पर मजबूर करेगी। एग्री? चलिए बात करते हैं। अब आइए यहां पर, तो यहां पर चूंकि हमें कंप्लीट पढ़ना है तो यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या, अक्षांश, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, देशांतर। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहां खींची गई? काल्पनिक रेखा है, कहां खींची गई है ये? बेसिकली अक्षांश और देशांतर की रेखाएं जो है वो भारत में, छत्तीसगढ़ में नहीं खींची गई है, वो पूरी पृथ्वी पर खींची गई है। यानी अक्षांश देशांतर किसका है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का अक्षांश एंड देन पृथ्वी का देशांतर। तो हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी का अक्षांश। ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद ही हम इंडियन ज्योग्राफी के अपने टॉपिक पे चलेंगे। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिलेबस में है, ये आपका किसी ना किसी तरीके से काम आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी का अक्षांश। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी की ऐसी होती है जो वर्ल्ड से जुड़ी होती है। जैसे जलवायु, जब आप पढ़ेंगे तो जलवायु पढ़ने के दौरान, जलवायु क्या है? जलवायु मतलब क्या? हमारी जलवायु कैसी है? बोलिए। हमारी जलवायु मानसूनी जलवायु है। हमारा क्लाइमेट कैसा है? मानसूनी जलवायु है। और मानसून में भी किससे वर्षा होती है? तो बताइए, साउथ वेस्ट मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और ये क्या है? मानसून क्या है? एक प्रकार की हवा। और हवा को समझने के लिए आपको पृथ्वी पे चलने वाली विंड्स को समझना होगा, जिसमें आप पोलर विंड, वेस्टर्ली विंड और ईस्टर्ली विंड के बारे में बात करते हैं। हवा चलेगी तो हवा कहां से चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपको पृथ्वी के अंतर्गत प्रेशर बेल्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। ये प्रेशर बेल्ट का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? टेम्परेचर के आधार पर होता है। तो आपको टेम्परेचर बेल्ट भी पढ़ना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर बेल्ट पढ़ेंगे तो टेम्परेचर बेल्ट में कोई जगह हाई टेम्परेचर की, कोई जगह लो टेम्परेचर की, किस आधार पर होती है? उस जगह पर जहां पे सूरज की स्ट्रेट किरणें पड़ती, सीधी किरणें पड़ती, वो जगह आपके हाई टेम्परेचर की, और जहां पर तिरछी किरणें पड़ती है वो लो टेम्परेचर की। तो आपको पृथ्वी की गति भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब जलवायु पढ़ने के लिए आपको इतने सब टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है, हमको पढ़ना है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम वैसे पढ़े या वैसे पढ़े, हमारा सेक्शन तो कवर हो रहा है। चलिए आ जाइए, पृथ्वी का अक्षांश। तो यहां पर लिखिएगा सबसे पहले, एक पृथ्वी बनाइए, एक पृथ्वी बनाइए जल्दी से, और थोड़ा बड़ा गोला बनाएंगे ताकि बहुत सारी चीजें उसमें लिखनी होती है। मोबाइल छोड़ो, कहां लगाया? पृथ्वी पर आप सेंटर में देखिए एक लाइन खींचिए। पृथ्वी के सेंटर में सबसे पहली लाइन खींचिए, उसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसी को बोलते हैं क्या? बोलिए। विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटर। और मैं हमेशा इसको इक्वेटर बोल के ही रिप्रेजेंट करूंगा, आप इक्वेटर ही याद रखिएगा। अब आप देखिएगा, एक बात समझिएगा कि पृथ्वी के सेंटर पे अगर आपने 0 डिग्री अक्षांश खींचा तो पृथ्वी जो कि गोल है, अब मत बोला सर चपटी है पृथ्वी, वो चपटी भी है, वो चपटी है, और वो क्यों है चपटी वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप इसे क्या बोल के देखिएगा?
गोल, और गोल पृथ्वी को जब बीच से अलग कर दिया जाएगा तो ये जो आधा गोला है उसको क्या बोलेंगे, आधी पृथ्वी को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, आधी पृथ्वी को क्या कहते हैं? गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर। और आप डायरेक्शन तो जानते होंगे, आप डायरेक्शन तो जानते होंगे, बोलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। तो यहां पर बताइए जो दो हेमिस्फीयर है वो ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर है कि नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर है? नॉर्थ साउथ। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के अक्षांश की अगर हम बात करें तो वो कौन से अक्षांश होंगे? उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड होंगे उसे आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश होंगे वो क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश यानी साउदर्न लैटिट्यूड। साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न लैटिट्यूड। एग्री? तो 0 डिग्री ही सिर्फ लैटिट्यूड है, ऊपर जाओगे तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नीचे जाओगे तो साउदर्न लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांट रहा है? तो बता दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला लिख दीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। इसे सिंबॉलिक तौर पे n और इसे सिंबॉलिक तौर पे क्या लिखा जाता है? s लिखा जाता है सिंबॉलिक तौर पे। ठीक है, एक बात और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है वो क्या है? विषुवत रेखा है यानी इक्वेटोरियल लाइन है या इक्वेटोरियल सर्कल है? विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है? इक्वेटोरियल लाइन और सर्कल क्या है दोनों में? लाइन या सर्कल, रेखा या वृत्त? सर्कल होगा, सर्कल होगा। अगर सर्कल होता तो फिर मैं यहां पर रेखा क्यों लिखता, बताओ? बिल्कुल, आप बिल्कुल, चलो बोल लिया अपना अपना। अब देखो इधर, चलिए अब आप यहां पर देखिएगा, आपके पढ़ने का दो नजरिया होता है। आप जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दो नजरिया होता है। एक जब आप ग्लोब में पढ़ते हैं, ग्लोब जो आपके पास एक पृथ्वी, ग्लोब देखे कभी? आपके पास एक पृथ्वी है ग्लोब, जब आप उसको सामने रख के पढ़ते हैं, और एक जब आप बोर्ड में पढ़ते हैं, मानचित्र, बोर्ड, हाँ मानचित्र ले लो, बोर्ड में। ठीक है, जब आपके पास ग्लोब होता है, ये देखिए ग्लोब जब आपके पास होता है तो मुझे एक लाइन खींचनी है सेंटर पे जो शुरू करके मुझे खत्म करनी है। तो जहां से मैं शुरू किया जब वहां पे खत्म करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? देखिए क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो ग्लोब में पढ़ने पर सेंटर पे खींचा गया लाइन, लाइन ना होकर वो पूरा क्या बनता है? सर्कल होता है। तो आप वहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहेंगे? विषुवत वृत्त कहेंगे, यानी कि इक्वेटोरियल सर्कल कहेंगे। और जब आप बोर्ड पे पढ़ते हो तो बोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप पीछे का देख सको, तो आप सेंटर पे सिर्फ क्या खींचते हैं? बोलो क्या खींचते हो आप? एक लाइन खींचते हैं। तो आप इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे? बता दीजिएगा, बोलिए। विषुवत रेखा कहेंगे। तो नजरिया डिपेंड करता है कि आप किस में पढ़ रहे हो, बोर्ड में पढ़ रहे हो या ग्लोब में। और ग्लोब ही आपकी क्या है? तो बता दीजिएगा पृथ्वी। ये ग्लोब ही क्या है? आपकी पृथ्वी। तो अगर आपके पास पृथ्वी होगी और आप लाइन खींच रहे हैं तो आप एक क्या बना रहे हैं? पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री अक्षांश है वो क्या बन रही है? एक वृत्त का फॉर्मेशन करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। तो एक्चुअल में 0 डिग्री अक्षांश क्या है? विषुवत वृत्त होता है। लेकिन चूंकि आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो तो आप इसे क्या बोल के ही पढ़ते हो? विषुवत रेखा ही बोलते हो। लेकिन एक्चुअल में ये 0 डिग्री अक्षांश क्या है? विषुवत वृत्त है। ये सोच में रखनी होगी कि है वृत्त, बट हम पढ़ते क्या है? रेखा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक क्या खींच रहे हैं? एक लाइन खींच रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? रेखा बोल रहे हैं। एग्री है क्या? वो पढ़ते क्या है? नजरिया आपका कि आप किस में पढ़ रहे हो। मेरे पास एक ग्लोब होती तो मैं आपको वृत्त दिखाता, मेरे पास बोर्ड है तो मैं आपको एक लाइन खींच के दिखा रहा हूं। ठीक, चलिए इसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो 0 के बाद अगला आता है, ये देखिए, बोलिए 1 डिग्री। 0 के ऊपर क्या आएगा?
1 डिग्री। अब देखिए मैंने पहले ही क्लियर किया था कि 0 डिग्री ही आपकी सिर्फ क्या होगी, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। 0 के ऊपर जो भी लैटिट्यूड होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश, जिसको सिंबॉलिक तरीके से क्या लिखा जाता है, तो मैं लिख दूं 1 डिग्री नॉर्थ। मैं क्या लिख दूं, 1 डिग्री नॉर्थ लिख दूं। और सेम चीज जब आप नीचे के लिए लिखोगे तो क्या कर दोगे, 1 डिग्री साउथ। मुझे पूरा उत्तरी अक्षांश लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्थ लिख दूंगा 1 डिग्री, तो आप समझ जाओगे ऊपर वाली है। और जब मैं 1 डिग्री साउथ लिख दूं तो आप समझ जाओगे नीचे वाली अक्षांश है। एग्री। अब आप ऐसे ही करके 1 2 3 4 करके कहां जाओगे, ऊपर तक जाओगे। 1 डिग्री, फिर बोलो 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ, यानी 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री क्या कहलाएगा, नॉर्थ, मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो 1 2 3 4 करते करते 23 आएगी, 24 आएगा, 23 और 24 के बीच में क्या आएगा, बोलो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और नीचे आएगा 23.5 डिग्री साउथ। तो अब आप मुझे बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप क्या कहते हैं, बोलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक आपने क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक आपने क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वहीं पर जब आप और ऊपर जाएंगे तो आएगा क्या, 66 और आएगा 67, दोनों के बीच में आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे आएगा 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, तो बता दीजिएगा, आर्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे इसको, बोलिए आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे, बोलिए, ऊपर वाले को क्या कहा आपने, आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाले को आपने क्या कहा, अंटार्कटिक। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री साउथ क्या है आपका, अंटार्कटिक सर्कल है। चलिए तो यहां पर ये हो गया। और 90 डिग्री नॉर्थ को आप क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जिसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं। और सेम चीज कहां होगा, नीचे, जहां आप इसे 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसे आप कहेंगे साउथ पोल या साउदर्न पोल। चलिए तो मैंने आपको 10 सेकेंड दिया, आप 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री साउथ को, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ को क्या क्या कहते हैं, आप रट्टा मारिए जल्दी से। बताइए, याद हो गया तो जल्दी बोलिए, हाथ ऊपर कर दीजिए, फिर मैं पूछ लेता हूं। गिन के उतने ही हो जितने की ये रेखाएं हैं, ठीक है। सर पहला 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या बात है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। मजा आया ना देख के बोलने में, देख के बोला क्या, अच्छा ऐसा है क्या। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अरे भैया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बोलो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे को यहां समझिएगा कि अगर मैंने एक गोला बनाया तो आप बोलिए ये क्या है, पृथ्वी। सेंटर पे लाइन खींच दिया, तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि ये 0 डिग्री अक्षांश पे विषुवत रेखा है, कि आप समझ गए ये इक्वेटर है। मैं आगे कुछ भी नहीं लिखने वाला, बस मैं सिंबॉलिक बनाऊंगा, आपको समझना होगा। अगर मैंने ये लाइन खींच दी तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि एक 23.5 पे खींची गई कर्क रेखा, कि आप समझ गए। ये क्या है,
ये क्या है 66.5 नॉर्थ पे खींची गया आर्कटिक सर्कल, ये है 66.5 साउथ पे खींचा गया अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर की ये बिंदु है आपका नॉर्दर्न पोल और नीचे वाला साउदर्न पोल। एग्री? चलो एक बार फिर से हो जाए। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, बस लाइन खींचूंगा। बताइए क्या है? ये है इक्वेटर। आप इसे हमेशा क्या बोल के रिप्रेजेंट करें? इक्वेटर। वो विषुवत रेखा, मजा नहीं आता था लंबा। इक्वेटर, इसको आप क्या बोलेंगे? इक्वेटर। यह है आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल। एग्री? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए यहां पर एक एक करके अब सब पढ़ते हैं। जब आप 0 डिग्री से ऊपर जा रहे थे तो 0 के बाद 1 और 2 आया। 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है? क्या बोलेंगे? बोलिए 111 किलोमीटर। 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी बताइए? 111 किलोमीटर। चलो और बताओ, 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? बोलिए 111 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होगी? 111 किलोमीटर। लिख लीजिएगा, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है या क्या होती है? समान होती है, जो कि कितनी होती है? आप चाहे तो 0-1 के बीच की दूरी पूछ लो, 1-2 के बीच, 2-3 के बीच की दूरी, 3-4 के बीच की दूरी, ये सब कितनी होगी? बोलिए कितनी होगी? 111 किलोमीटर। एग्री? अब आप देखिए, अब आप एक चीज और देखिए, यहां पर मैं बना देता हूं क्या, ये बना देता हूं सूर्य। फिर आप बोलो सर सूर्य छोटा काय को बनाए? तो बड़ा बना के क्या कर लूंगा? नॉर्मल समझ लो। हालांकि सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से आकार से 109 गुना बड़ा होता है, मतलब काफी बड़ा होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है उतना बड़ा बनाने का। सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ रही है? कहां पड़ रही है? 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर पे पड़ रही है। और तिरछी किरणें कहां पर पड़ रही है? तो बता दीजिएगा। 90 डिग्री पर पड़ रही है, यानी पोल्स पे पड़ रही है। 90 डिग्री को मैं हमेशा पोल्स बोलूंगा, नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। और सेंटर वाले को मैं क्या बोल के रिप्रेजेंट करूंगा? इक्वेटर। और हर जगह यही काम आएगा। सूरज की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? बोलिए इक्वेटर पे। और जहां सीधी पड़ती है, देखिए किरणें भी कैसी होती है, सनलाइट भी कैसी होती है, सोलर रेडिएशन कैसा होता है? स्ट्रेट और तिरछी। तिरछी क्या बोलेंगे? स्लाइड। स्लाइड तो इसको बोलते हैं, ठीक है समझिएगा। सीधी और ये क्या हो गया आपका? तिरछी। तो सूरज की किरणें ये सीधी और ये कैसी है? तिरछी। तो कहीं पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है, तो कहीं पर सूरज की किरणें कैसी पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। जहां सीधी पड़ेगी वहां पर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? जल्दी बताइए। हाई टेम्परेचर। मतलब इक्वेटर पे कौन सा टेम्परेचर होता है? हाई टेम्परेचर। और पोल पर तिरछी पड़ रही है तो वहां पर कौन सा टेम्परेचर होगा? बोलिए लो टेम्परेचर। मतलब यह है कि इक्वेटर ऑलवेज कौन से टेम्परेचर पे होगा? इक्वेटर ऑलवेज कौन से टेम्परेचर पे होगा? हाई टेम्परेचर पे। और पोल ऑलवेज कौन से टेम्परेचर पे होगा? तो बोलना लो टेम्परेचर पे। पृथ्वी का सबसे गर्म अक्षांश कौन सा? पृथ्वी का सबसे गर्म लैटिट्यूड कौन सा? इक्वेटर। और पृथ्वी पे सबसे ठंडा अक्षांश कौन सा? 90 डिग्री, यानी कि इनके पोल्स। पृथ्वी का सबसे गर्म अक्षांश कौन सा? बोल देना 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का सबसे ठंडा अक्षांश कौन सा? 90 डिग्री पोल्स। एग्री? यही तो है सबसे ठंडा और ये तो है सबसे गर्म। एग्री? अब देखिएगा, 0 के ऊपर 1 2 3 4 ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेंगे कि कम होंगे? जब आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होते हैं? कंटिन्यूअस कम होते जाते हैं। यानी अक्षांश बदलने से क्या बदल जा रहा है? मतलब 0 पे था तो मेरा टेम्परेचर कुछ और होगा, 1 पे गया तो मेरा टेम्परेचर कुछ और होगा, 2 पे गया तो मेरा टेम्परेचर कुछ और होगा। यानी कि किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता। एग्री? मैं अगर 0 पे हूं तो मेरा टेम्परेचर कुछ और है, मैं 1 पे गया तो मेरे लिए टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, 2 पे गया तो टेम्परेचर बदल जाएगा। तो अक्षांश का बदलना, अक्षांश का बदलना किसको बदलता है?
टेम्परेचर। अगर आप अक्षांश के हिसाब से बदल रहे हो, 0 के बाद 1 पे जा रहे हो, 1 के बाद 2 पे जा रहे हो, तो आपका क्या बदल जाएगा? टेम्परेचर। यानी किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर क्या नहीं हो सकता? किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर क्या नहीं हो सकता? एक नहीं हो सकता। एग्री? एग्री? फिलहाल तो ये मानिए, भौगोलिक स्थिति अगर कुछ अलग होती है तो मैं बात करूंगा। फिलहाल यही मानिए, अक्षांश बदलेगा तो क्या बदलेगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर बदलने से बदल जाती है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। जलवायु को कहां गया? जलवायु के परिवर्तन के सबसे इंपॉर्टेंट कारक, जलवायु के सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन है? या जलवायु परिवर्तन के सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा तो क्लाइमेट बदल जाएगा, और अक्षांश के बदलने से जहां टेम्परेचर बदल रहा है, और वही टेम्परेचर के बदलने से क्या बदल रहा है? क्लाइमेट। यानी अक्षांश के बदलने से टेम्परेचर छोड़ो क्या बदल जाता है? याद रखिएगा, अक्षांश का सीधा संबंध किससे होता है? जलवायु से। अक्षांश बदली तो जलवायु बदला, वहीं देशांतर बदलेगी यानी लॉन्गिट्यूड बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? समय। अक्षांश के बदलने से क्या बदली? देशांतर के बदलने से क्या बदलेगा? समय। ये याद रखिएगा, ये वो समय नहीं है, अच्छा समय बुरा समय नहीं बोल रहा हूं, टाइम। देशांतर बदलेगा तो आपका समय बदल जाएगा, मतलब टाइम बदल जाएगा, और अक्षांश लैटिट्यूड बदला तो आपका क्लाइमेट बदल जाएगा। यानी कि अक्षांश के बदलने से क्या बदल रहा है? जलवायु। अब अगर मैं थोड़ा सा और जाऊंगी, जलवायु मतलब क्लाइमेट, और एक और चीज होता है मौसम। मौसम यानी कि वेदर। मुझे एक बात बताइए, मौसम और जलवायु एक है या अलग अलग? अलग अलग। वेदर और क्लाइमेट अलग है। इनको बदलने वाले कारक क्या हैं? इनको बदलने वाले फैक्टर जो है वो सेम है। हैरानी बात यह है कि जलवायु को बदलने वाले जो फैक्टर है वही क्लाइमेट को बदलने वाले भी फैक्टर है। मौसम को जो बदलने वाले फैक्टर है वही आपके जलवायु को भी बदलते हैं, तो फिर अलग कैसे हुआ? हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। हमने किसी जगह के लिए जलवायु शब्द का इस्तेमाल किया तो किसी जगह के लिए हमने मौसम शब्द का इस्तेमाल किया। एक दिन के लिए मौसम बोला तो कई दिन के लिए या साल के लिए हमने जलवायु शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बात की गहराई को समझो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने किसी के लिए मौसम बोला तो किसी चीज के लिए मैंने जलवायु शब्द का इस्तेमाल किया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर या दोनों में अंतर नहीं है। दोनों को बदलने वाले कारक सेम है। दोनों को कौन बदलता है? टेम्परेचर का बदलना मौसम को भी बदलता है और जलवायु को भी बदलेगा। जो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उससे मौसम भी बदलेगा और क्लाइमेट भी बदलेगा। जो हवा होती है, हवा हवा डिपेंड करता है मौसम और जलवायु के लिए भी कि हवा कैसी है, हवा की गति कैसी है, हवा की दिशा कैसी है, हवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कैसी है। यह सब डिसाइड करता है कि आज का मौसम और वहां की जलवायु कैसी होगी। हवा की गति अगर बहुत तेज है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो फिर क्या होता है? तूफान आ जाएगा। हवा की दिशा, अगर हवा हिमालय से आ रही है तो हवा ठंडी होगी, हवा इक्वेटर से आ रही है तो हवा गर्म होगी। हवा की आर्द्रता, हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो बारिश ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम है तो बारिश कम होगी। अगर हवा ड्राई है तो बारिश नहीं होगी। ये मौसम के लिए भी और ये जलवायु के लिए भी सेम फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में कि क्या होता है। मौसम होता है दैनिक, मौसम होता है दैनिक, और जलवायु होता है वार्षिक। ये डेली होता है और ये एनुअली होता है। मौसम किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया? जैसे आज का मौसम, कल का मौसम। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या है? आज की जलवायु पूछूंगा, चलो बताओ आज की जलवायु कैसी है। आप डेली न्यूज में देखते होंगे आज यहाँ का मौसम, आज वहां, तो मौसम। हमने डेली के लिए किसको चूज किया? मौसम को। और साल के लिए हमने किसको चूज किया? जलवायु के। हमने डिसाइड किया कि हम, अगर हम डेली के लिए जलवायु बोलते तो न्यूज वाले क्या बोलते? आज की जलवायु यहाँ की ये है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो फिलहाल तो मौसम के हमने डेली के लिए इस्तेमाल किया और जलवायु को हमने साल के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा मौसम बोला जाएगा एक छोटे से क्षेत्र के लिए। कौन से क्षेत्र के लिए? छोटे एरिया, स्मॉल एरियाज के लिए हम क्या बोलते हैं? वेदर। और बड़े से क्षेत्र के लिए हम क्या बोलते हैं? बड़े से क्षेत्र के लिए हम क्या बोलते हैं? जलवायु। जैसे रायपुर की जलवायु कैसी है? नहीं यार, रायपुर का मौसम कैसा है? बिलासपुर का
मौसम कैसा है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा है जरा बताओ। छत्तीसगढ़ छोटा है कि बड़ा हो गया? छत्तीसगढ़ का मौसम नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की, यानी छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कैसा है। भारत का मौसम नहीं, भारत की जलवायु। विश्व का मौसम नहीं, विश्व का नहीं, विश्व की जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट। बात समझ में आ रही है? जब बड़े क्षेत्र की बात होती है तब आप क्या बोलते हो? जलवायु। जब छोटे क्षेत्र की बात होती है तो आप क्या बोलते हो? मौसम। जब डेली की बात करें तो मौसम, जब साल की बात करें तो जलवायु। एग्री? और थोड़ा समझा देता हूं। हमारा सिलेबस अब हमें ऐसा तैयार करेगा, ऐसा तैयार करेगा कि सिर्फ अब आप सीमित नहीं रहोगे। अब आप सीमित नहीं रहोगे वो कुएं के मेढक नहीं, अब आप समुद्र के शार्क बन जाओगे, किसी को भी दबोच लोगे। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस एग्जाम में बैठो वो एग्जाम निकलना चाहिए। एग्जाम को ये समझ के मत दो कि मुझे देना है, एग्जाम की तैयारी के साथ दो कि मुझे निकालना है। वो आपने सुना होगा, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तैयारी ऐसी हो कि भगवान पूछे कि बताओ क्या बनना चाहता है, बोल क्या बनेगा, ये बनना है, जा बन जा, इस टाइप का। या फिर ये कहूं मैं आपको कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस का पीछा करिए। जब आप एक्सीलेंट हो जाओगे तो सक्सेस खुद झक मार के पीछे आएगी। मतलब ये कि बिना तैयारी के एग्जाम के पीछे भागना अक्सर सक्सेस के पीछे भागने जैसा है कि कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, आप सिर्फ कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि आप काबिल नहीं हुए हैं, अभी आप काबिल नहीं हैं, इसलिए कामयाबी के पीछे सिर्फ भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं, आप पूरी तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आप अपने आप को काबिल बना लिए हैं। अब आप एग्जाम में बैठिए, सक्सेस देखिए आपके पीछे आती कि नहीं आती है। एग्री? जुमलेबाजी बहुत सारी है, ठीक है, ये सब जुमलेबाजी है। सही मायने में आपको मेहनत करनी है, एग्जाम निकालना है, यही आपका टारगेट है। बातें कितनी भी हो, लेकिन अल्टीमेटली एक ही इसका निष्कर्ष है कि आप पढ़े और एग्जाम निकालें। ठीक? कैसा टीचर बनना चाहते हैं? बोलो अच्छा टीचर, एवरेज टीचर। मतलब बच्चे को अगर ना समझ रहा है बच्चा तो क्या करना चाहिए उसके साथ? किसी और तरीके से। और बच्चा इधर उधर माइंड डाइवर्ट कर रहा हो तो क्या करेंगे टीचर लोग? हाँ? तो क्या पढ़ोगे नहीं पेडागोजी? हाँ, अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है तो बच्चे को क्या करना चाहिए? पीटना चाहिए? ओके। हाँ, चलिए, तो कल के दिन आप शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे। आई होप अच्छे टीचर बने, और उस अच्छे टीचर होने से पहले आप एक अच्छे विद्यार्थी बने। बात समझ में आ रही? एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा टीचर बनता है। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सब फालतू बातें होती है, मैं फिर कह रहा हूं। बट एक अच्छे विद्यार्थी की तैयारी अच्छी होती है, जिससे वो एक अच्छा टीचर बनने की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? हिंदी समझ में आती है थोड़ा बहुत? मैं बोल रहा हूँ कि सब समझ रहे हैं? ठीक। चलिए, तो अब अगर मैं मौसम और जलवायु को थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करूं, हालांकि जलवायु में मैं समझाऊंगा जलवायु क्या होती है, लेकिन यहां पर समझाने की कोशिश करूं कि जलवायु और मौसम में क्या सिमिलैरिटीज है, तो मैं आपको बता दूं कि रायपुर का एक दिन का क्या होगा मौसम, आज का रायपुर का मौसम, फिर आज का बिलासपुर का मौसम, छत्तीसगढ़ में जितने भी शहर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सबको ले लूं, बस्तर का मौसम, कोरबा का मौसम, जांजगीर चांपा का मौसम, इधर का मौसम, उधर का मौसम, ऐसे करके हर जगह का मैं एक दिन का मौसम ले रहा हूं। रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं कहलाएगा, थोड़ा दूर जाने दो। हाँ, तो आपने रंजनात्मक तरीके से पढ़ाने के लिए कहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं मनोरंजनात्मक तरीके से मैं पढ़ाऊं। बात समझ में आ रही है? ताकि पढ़ाई पढ़ाई ना लगे, खेल लग जाए, ताकि पढ़ना में कोई प्रेशर ना हो, बस आप क्लास में ही रहो, आपको समझ में आ जाए। आप क्लास में ही रहोगे, आप रहने मात्र से अगर आपको समझ में आ जाए, तो या तो आप बहुत अच्छे हो या तो आपका पढ़ाने वाला टीचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि क्लास में मैक्सिमम गेन करके जाओ। अगर आप क्लास में 80% ध्यान से बैठते हो तो क्लास में 80% गेन करते हो, और सिर्फ आपको घर में कितना पढ़ना पड़ता है? 20%। और अगर आप क्लास में ध्यान से नहीं बैठे हो तो आप कितना ही गेन करके जाओगे, और क्लास में कितना पढ़ना पड़ेगा?
सॉरी, घर में कितना पढ़ना पड़ेगा? 80%। बताओ समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो आप मैक्सिमम गेन करके जाएं ताकि घर में आपको बस एक बार पढ़ लेने से आपको चीजें पूरी क्लियर हो जाए, ठीक। और उसकी शुरुआत किस चीज से होती है? कॉपी में लिखने से। क्यों? क्योंकि घर जाने के बाद क्या ही खुलेगा? कॉपी खोल के तो पढ़ोगे, तो कॉपी खुलेगा तो कुछ कॉपी में होना चाहिए ना। तो कॉपी में कब होगा? जब आप क्लास में लिखेंगे। और क्लास में कब लिखेंगे? जब आप क्लास में समझेंगे, क्योंकि कॉपी में लिखी हुई चीज समझी हुई चीजें होती है ना, ऐसा मतलब। तो क्लास में समझे, क्लास में लिखे। जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सब आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। एग्री? चलिए अब आप देखिएगा, मैंने कहा रायपुर का मौसम, बिलासपुर का मौसम, ऐसे करके छत्तीसगढ़ के हर शहरों का मौसम, और ये बन के तैयार हो गया पूरे छत्तीसगढ़ का एक दिन का मौसम। एग्री? अब छत्तीसगढ़ का एक दिन का मौसम। अब मैं अगर जलवायु की बात करूं तो जलवायु क्या होता है? चलो बताओ। जलवायु का कंपैरिजन, जलवायु क्या होता है? जलवायु कैसे पता चलता है? वहां की ऋतु से, यानी सीजन से। जलवायु, क्योंकि सीजन क्या होता है? एक साल को सीजन में बांटा जाता है, और साल भर के पूरे मौसम को क्या बोल रहा हूं मैं? जलवायु कह रहा हूं। क्योंकि जलवायु कैसी होती है? वार्षिक। लेकिन मौसम कैसा होता है? दैनिक। एक दिन का मौसम, फिर 2 दिन का मौसम, 3 दिन का मौसम, 10 दिन का मौसम, 365 दिन का मौसम। इसी 365 दिन के मौसम को मैं क्या बोलने वाला हूं? जलवायु कहने वाला हूं। बात की गहराई को समझो। तो साल की जो ऋतु होती है उसको हमने कितने भागों में बांटा? हमारी कितनी ऋतु है? 3 ऋतु। पहले बोले वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। वर्षा ऋतु बाद शीत ऋतु, विंटर सीजन, और फिर आपकी ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। 3 ऋतु होती है। हर एक ऋतु 4-4 महीने की होती है। मैं बात करूं अगर वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु की 304 महीना मतलब कितना? 4 × 12 120 दिन। मैं छत्तीसगढ़ का कौन सा मौसम, मतलब छत्तीसगढ़ का एक दिन हुआ है, छत्तीसगढ़ के एक दिन का मौसम, बारिश का मौसम चल रहा है। छत्तीसगढ़ का दूसरे दिन का मौसम वही कि अलग? मौसम बदलता है ना, डेली बदलता है। मौसम नहीं बदलेगा? अच्छा, आज का मौसम कल का मौसम सेम है? अरे वो गाना नहीं सुने हो, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे? हाँ ना यार, मौसम डेली बदलता है। आज का मौसम कल का मौसम सेम नहीं होगा। नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। मौसम डेली बदलता है। तभी तो न्यूज वाले डेली मौसम बोलते हैं। आज का तापमान ये है, यहाँ का वो, डेली मौसम दिखाते हैं। हाँ हाँ ना यार, बात मानो। आज का मौसम कल का मौसम, हर दिन का मौसम, बारिश के 4 महीने का मौसम, ठंडी के 4 महीने का मौसम, गर्मी के 4 महीने का मौसम। जब आप एक एक दिन का छत्तीसगढ़ का मौसम निकालते 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 जब एक साल हो जाएगा, एक साल के औसत मौसम को, एक साल का मौसम जो हो गया, चलो एक साल का मौसम क्या हो गया, अब वो किस कैटेगरी में आ रहा है? जलवायु। और जलवायु, जैसे जलवायु की बात करते हैं, देखिए गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद फिर कौन सा मौसम आएगा? फिर बारिश ठंडी गर्मी, फिर बारिश ठंडी गर्मी, फिर, अरे बोलो यार, बारिश गर्मी ठंडी, यानी रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। फिर ये रिपीट हो रहा है। आप देखिएगा साल के जलवायु जो है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और यही रिपीटेशन कितने साल तक हो जाए? तो 30 साल के औसत मौसम को, एवरेज वेदर को क्या बोला जाता है? क्योंकि जो 30 साल में नहीं बदली वो पहले भी नहीं बदली होगी और आगे भी नहीं बदलेगी। तो ये मौसम, एक एक दिन का मौसम, साल भर का मौसम, साल भर का मौसम हो गया जलवायु। और ऐसी 30 साल का जब मौसम देखोगे तो आप उसको बोल दोगे कि ये है क्या? यहां की फिक्स जलवायु। और ये जलवायु कभी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि 30 साल से औसत निकाला जा रहा है। जो 30 सालों में नहीं बदला वो ना पहले बदला होगा ना बाद में बदलेगा। एग्री? तो क्लाइमेट नहीं बदलता। छत्तीसगढ़ की जलवायु बदलती है क्या किसी साल? छत्तीसगढ़ की जलवायु और अफ्रीका की जलवायु, समझ रहे हैं बात? या अमेरिका की जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या अमेरिका की जलवायु जैसी हो सकती है क्या? हमारे छत्तीसगढ़ में आप कितने साल से रह रहे हो? ऑब्वियस सी बात है। तो आपने बारिश के मौसम में बारिश होते देखा है, फिर ठंडी आई, गर्मी आई, फिर उसके अगले साल कि सीधा बारिश आ गई, सॉरी ठंडी आ गई, बारिश गायब हो गया। सीक्वेंस चल रहा है, ठंडी गर्मी बारिश, सॉरी बारिश ठंडी गर्मी, फिर अगले साल बारिश ठंडी गर्मी, फिर अगले साल। यही चल रहा है लगातार। ये है छत्तीसगढ़ की जलवायु, ये नहीं बदलेगी। इक्वेटर में चले जाओगे, वहां बारिश का मौसम नहीं है, वहां ठंडी का मौसम नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ही क्लाइमेट है और वो है गर्मी का मौसम। 365 दिन वहां पे क्या पड़ती है? गर्मी, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है हमेशा। सब पे बात करूंगा, कहां सीधी कहां तिरछी वगैरह,
तो इक्वेटर की क्लाइमेट अलग है। इक्वेटर 365 दिन कैसा होता है? गर्म होता है। आपको बता दूं कि आप 4 महीने गर्मी में आपका कलर कैसा हो जाता है? धूप में काम करिए, काला, करिया नहीं बोलते, काला बोलते। तो धूप में 4 महीने अगर रहोगे, फील्ड वर्क करोगे, तो आप कैसे हो जाओगे? काले हो जाओगे। जो अफ्रीका में रहते हैं वो 365 दिन धूप में रहते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? काला। काला क्या होता है? आप उनसे जाकर पूछो, पूरे के पूरे कंप्लीट ब्लैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बाकी कोई और मौसम आता ही नहीं है ठंडी जैसा, वहां पर सिर्फ गर्मी होती है। गर्मी के चक्कर में वो पूरे के पूरे काले हो जाते हैं। काला होना उनकी चॉइस है कि उनकी मजबूरी है, क्लाइमेटिक मजबूरी है। वो उस क्लाइमेट में है इसलिए काले हैं। आप भी उसी क्लाइमेट में चले जाइए, 1-2 साल बाद आओगे तो खुद को नहीं पहचान पाओगे कि आप कैसे हो बोल के, लिटरली। खैर छोड़िए, क्लियर? अक्षांश समझ में आया? एक छोटा सा रिवीजन हो जाए अक्षांश का, और उसके बाद कल हम पढ़ेंगे पृथ्वी का देशांतर। एक चीज रह गया जो मैंने नहीं बता पाया आपको, ध्यान से उतर गया। चलो, नंबर ऑफ लैटिट्यूड तो मैंने आपको बताया ही नहीं। चलो काउंट करो नंबर ऑफ लैटिट्यूड। चलो अब देखिए, 0 के ऊपर 1 डिग्री क्या है? नॉर्थ, यानी कि बोलो उत्तरी अक्षांश। तो 1 to 90 ये है आपके क्या? उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड। संख्या कितनी है? 1 to 90। टोटल कितने नंबर होंगे? जब भी आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो जो आपका आखिरी नंबर होगा वही आपका टोटल नंबर भी होता है। जैसे 1 to 5 में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5। 1 to 5 में 5, 1 to 10 में 10, 1 to 90 में 90। तो उत्तरी अक्षांशों की संख्या कितनी? बोलो 90। और नीचे 1 to 90 ये क्या होंगे आपके पास? दक्षिणी अक्षांश। तो ये कितने होंगे भाई? 1 to 90 टोटल 90। ये क्या है आपके? दक्षिणी अक्षांश। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड 90, साउदर्न लैटिट्यूड आपके 90। 90 90 कितना हो गया? क्या रह गया जो हमने अब तक नहीं लिया? इक्वेटर। बस 0 डिग्री रह गया, इसको हमने नहीं लिया। 0 को भी एक यहां ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 181। तो अगर कोई पूछे कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है तो बता दीजिएगा 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन अर्थ इज इक्वल टू 181। बोलिए। तो कोई पूछे अक्षांश कितने हैं पृथ्वी पर, लैटिट्यूड कितने हैं पृथ्वी पर, बता दीजिए। 181। अब मैं से अब एक और सवाल पूछता हूं, घुमाने वाला। पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? लैटिट्यूड ना सर्कल कितने हैं अर्थ में? मैंने अभी क्या बोला? अक्षांश कितने हैं। अब पूछ रहा हूं अक्षांश वृत्त कितने हैं? बिल्कुल, यही बात तो समझना है कि 0 डिग्री क्या है? एक वे अक्षांश जो वृत्त बनाते हैं वो कितने हैं? तो 0 डिग्री क्या बना रहा है? वृत्त, सर्कल। 1 डिग्री सर्कल, 2 डिग्री सर्कल, 3 डिग्री सर्कल। आप देखिए 89 तक सर्कल बन रहे हैं। आप जब टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में कैसे दिखेगी पृथ्वी? सबसे बाहर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा? बोलो। फिर उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री सर्कल क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। और सबसे आखिरी में सर्कल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? बिंदु। तो 90 डिग्री का जो बिंदु है वो सर्कल नहीं है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री सर्कल नहीं बनाएंगे। सर्कल कहां तक बनेगा? बोला 89 तक बनेगा। तो चलो फिर से जोड़े कि टोटल में 2 घटा दे। क्या करना चाहिए? क्या बात है, टोटल में 2 घटा दे। टोटल कितना है हमारे पास? 181। 181 में 2 घटा दोगे कितना बचेगा? तो पृथ्वी पे अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? 179। बता देना। सवाल क्या है आपसे, आपको समझना होगा कि अक्षांश पूछ रहा है कि अक्षांश वृत्त पूछ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। एग्री? समझ पा रहे? समझे कि जो कुछ पढ़ा था वो भी सब दिमाग से चला गया? समझ रहे हो ना? चलिए, तो यहां पर देखिए एक रिवाइज हो जाए। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का। हमें हमें अक्षांश, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अक्षांश का विस्तार पढ़ रहे हो क्या? मतलब पृथ्वी का विस्तार पढ़ रहे हो, पृथ्वी का अक्षांश पढ़ रहे हो? बोलो भाई बोलो। पृथ्वी का अक्षांश। अब पृथ्वी के अक्षांशों में सेंटर पे खींचा गया अक्षांश को क्या बोलते हो? जल्दी बोलो। अरे 0 डिग्री अक्षांश, पूरा बोलिए। 0 अक्षांश, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसके ऊपर की आधी पृथ्वी, जल्दी बोलो। दक्षिण की आधी पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को
नॉर्थ, दक्षिण अक्षांश को साउथ, एस नहीं साउथ, ठीक। 0 के ऊपर 1 2 3 4 ऊपर जा रहे हैं, कहां तक? 90 तक। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री साउथ क्या कहलाती है? 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या है? 66.5 डिग्री साउथ क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ क्या है? नॉर्दर्न पोल। 90 डिग्री साउथ क्या है? साउदर्न पोल। चलिए ये भी हो गया। किसी भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? अक्षांश बदलने से क्या बदलता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बदलने से क्या बदलता है? यानी अक्षांश के परिवर्तन के साथ क्या बदल जाती है? जलवायु। किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक, अक्षांशों की संख्या पृथ्वी पर कितनी है? अक्षांश वृत्तों की संख्या पृथ्वी पर कितनी है? लैटिट्यूडनल सर्कल 179। एग्री? हेडिंग डालिएगा। पृथ्वी का देशांतर, जिसको पढ़ेंगे हम कब? आने वाले कल। कल ही, कल आने वाला कल उतना मत बोलिए। इसको हम पढ़ें कब? कल। कल मैं पूछूं कि क्या पढ़ने वाले थे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी का देशांतर। ठीक, क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझसे समझ पाए? ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है, इजी है भूगोल। बिल्कुल सारे एमसीक्यूज दूंगा, इतने दूंगा कि आप पगला जाओगे। या फिर मैं आपको एक बुक प्रोवाइड करवा, बुक बता देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ, वो बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं टेस्ट प्रॉपर तरीके से लूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रेगुलरिटी, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर बने रहें, ठीक है। तो कल मैं पूछूं कि क्या पढ़ने वाला था तो बता दीजिएगा, पढ़ाने वाला था तो बता दीजिएगा पृथ्वी का देशांतर। ठीक, मिलते हैं फिर कल। लैंग्वेज को लेकर मैडम कोई इश्यू कुछ हो जा रहा है? चलिए, कोशिश करते हैं, आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं और कल आपको नोट्स मिल जाएगा, हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। एग्री? कल मत बोलना सर आज ही करवा देते। ठीक है, अभी तो आप छुट्टी हो रही है आपकी, अब आप जा रहे हो, मैं बोलूंगा तो प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर आप वेट करोगे, इससे अच्छा कल आना, तो कल नोट्स ले लेना। ठीक, क्योंकि नोट्स हाथ में रहेगा तो पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, टेक केयर। ऑनलाइन में समझ में आया? दामिनी, दामिनी और पारस एंड अनीता मैसेज करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर।